Babu, this is the next part of 100% important for ACCL. And tonight we will discuss not only important but most important some aspects. Use of petard tube. ये देख रहे हैं बुक, डीजे देशमुख साहब का बुक है. इस बुक के पेज नंबर 79 पर, ठीक है, ये हम 79 पे जहां क्वांटिटी सर्विंग लिखा है, ठीक है, उसके पेज नंबर 79 पर और पेज नंबर 38 पर, ठीक है, पेटार्ड ट्यूब का जिक्र है. ठीक है. और कोई बोलेगा सर वहां वो एमसीक्यू में ऐसा था, उससे मेरा लेना देना नहीं बाबू. कोई गलत लिख दे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. हम आपको बुक का रेफरेंस और पेज नंबर भी दे दिया. डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 पेज नंबर 79 एंड पेज नंबर 38 को जाके देख लीजिएगा. वहां पर यूज ऑफ पेटार्ड ट्यूब बताया. क्वांटिटी सर्विंग करने के लिए हम दो चीज करते हैं. एक एयर वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं और एक आपका क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं उस जगह का. दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो क्वांटिटी मिल जाए. तो एयर वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए हम एनेमोमीटर, विलोमीटर, पेटार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं. ये लिखा है पेज नंबर 79 में. और एनेमोमीटर मीटर पर मिनट में बताता है वेलोसिटी को, और विलोमीटर और आपका पेटार्ड ट्यूब मीटर पर सेकंड में बताता है. एक क्वांटिटी सर्विंग वाला मेरा वीडियो है, उसमें भी हम बताए हैं, वो छोड़िए. दूसरा अभी पेटार्ड ट्यूब कि हम क्या बताए, दो यूज है. एक तो इसको एयर वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं और दूसरा प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी इस पर्टिकुलर एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं. पेज नंबर 38 में प्रेशर के बारे में बताया है, तो वहां पर जिक्र हुआ है पेटार्ड ट्यूब का. ठीक है. और पेज नंबर 79 में एयर वेलोसिटी के बारे में, मतलब पेटार्ड ट्यूब के कितने यूज है, दो यूज है. इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम प्रेशर मेजरमेंट भी करते हैं और इससे हम एयर वेलोसिटी भी मेजरमेंट करते हैं. तो प्रेशर कितना टाइप का होता है? प्रेशर बेसिकली दो टाइप का होता है, स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर. और इन दोनों को सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसको बोलते हैं टोटल प्रेशर. तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरा पर्पज क्या बताए, एयर वेलोसिटी का. देखिए यही लिखा है यहाँ पे, यूज ऑफ पेटार्ड ट्यूब टू मेजर स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर. दूसरा क्या यूज है, टू मेजर एयर वेलोसिटी. एयर वेलोसिटी अलग होता है बेटा और वेलोसिटी प्रेशर अलग होता है. टू मेजर एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं, इससे स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर. इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये वाला बनता है. कहां लिखा है ये बात, डीजे देशमुख के वॉल्यूम 2 के पेज 79 एंड 38 पे. ठीक है. विद रेफरेंस बता दिया. नहीं सर आपने बताया, सर मैं क्या बताऊंगा, जो लिखा है वही ना बताऊंगा. अब कुछ कोई लिख देगा. तो ऐसे ही सेल्फ रेस्क्यूर के बारे में हम 2-3 बार चैनल में बताए हैं, वहां लंबा चौड़ा बताए होंगे. यहाँ पर 3 गो ही बात बताएंगे, क्योंकि बोला ना सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे. सेल्फ रेस्क्यूर के बारे में यूज, सप्लाई एंड मेंटेनेंस करके एक रेगुलेशन है 243. उस 243 में जनरलाइज्ड दिया है कि हर आदमी जो कि अंडरग्राउंड में काम करने जाएगा या सुपरविजन के लिए जाएगा, वो उसको एक सेल्फ रेस्क्यूअर प्रोवाइड किया जाएगा और वो अपने साथ लेकर के उसको जाएगा. और वो सेल्फ रेस्क्यूअर जो रहेगा वो डीजीएमएस के द्वारा बताए गए टाइप का अप्रूव्ड एपरेटस होगा, अप्रूव्ड सेल्फ रेस्क्यूअर होगा. तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन टाइप का लेके जाना है. वहां सिर्फ बता दिए कि सेल्फ रेस्क्यूअर लेकर के अंडरग्राउंड में काम करने जाना है. सुपर मतलब अंडरग्राउंड जाना है कहने का मतलब, तो आपको सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाना है, वो उस टाइप का होगा और अप्रूव्ड होगा, जो कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड होगा, डीजीएमएस के द्वारा बताया गया है. तो जो डीजीएमएस ने बताया है, डीजीएमएस सर्कुलर 2008 में और 2015 में, उसका मुख्य 3 बात को हम यहां लिख दिए.
किस टाइप का सेल्फ रेस्क्यू लेके जाना आपको? 30 मिनट ड्यूरेशन का। ठीक है, कि जो भी आदमी अंडरग्राउंड में काम करने गया, सुपरविजन के पर्पज से गया या अंडरग्राउंड वर्किंग्स को विजिट करने के लिए गया है, तो वो आदमी को 30 मिनट ड्यूरेशन वाला SCSR टाइप बता दिया, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। रेस्क्यू एपरेटस का मेरा एक वो है, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट, उसमें भी जाके देखिएगा। SCSR को हम बताए हैं। SCSR सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर लेकर के जाएगा, वो उसको दिया भी जाएगा और लेकर के जाएगा। देखिए यही बात लिखा, वेन एवर ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू वर्क, सुपरवाइज और विजिट बिलो ग्राउंड, ही शेल बी प्रोवाइडेड एंड कैरी विद हिम ए सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया कि जो भी अंडरग्राउंड में काम करने गया, सुपरवाइजर, वर्कर, सुपरवाइजर, विजिटर, जो भी अंडरग्राउंड में गया, उसको दिया जाएगा 30 मिनट ड्यूरेशन वाला SCSR, और वो व्यक्ति उसको लेकर के भी जाएगा, ये बोल दिया। लेकिन मेरा ट्रेवलिंग टाइम मान लो ज्यादा है, अधिक है, मोर देन 30 मिनट्स है। मेरे अंडरग्राउंड माइंस का ट्रेवलिंग टाइम मोर देन 30 मिनट्स है, तो क्या उसके लिए भी कोई होगा सर कि जहां पर अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेवलिंग टाइम मोर देन 30 मिनट्स है, ट्रेवलिंग टाइम 30 मिनट से अधिक है, वहां पर एडिकेट नंबर में सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर रिफ्यूज चेंबर, या जिसको सेफ हेवन भी बोलते हैं, उसमें बिलो ग्राउंड वर्किंग्स में रखा जाएगा। एक कमरा बना दिया जाता है, रूम बना दिया जाता है, जो कि DGMS द्वारा अप्रूव्ड होता है, उसका सर्कुलर है सेफ हेवन। लेकिन उसमें बोला कि एडिकेट नंबर, तो एडिकेट नंबर क्या बोलता है, उस सर्कुलर में ही स्पेसिफाई किया है कि जो सबसे बड़ी शिफ्ट है उसकी जो मैक्सिमम अटेंडेंस है उससे कम नहीं रहेगा, ताकि यदि कहीं पर CO मिल जाए, CO से ना बचाव करता है सब पेशकर, CO मिल जाए तो हर आदमी उसको दिया जा सके, पटपट अपना लेगा, लगाएगा और बाहर निकल जाएगा। जब भी CO मिल जाएगा तो इसको पहन लेगा। CO बहुत जगह बहुत केस में मिलता, अभी वो सब चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसका लीक टाइटनेस टेस्ट करना है वंस इन अ क्वार्टर, सेल्फ रेस्क्यूअर का SCSR का। वो फिल्टर टाइप बंद हो गया बेटा 2000 में ही। ठीक है, ये लीक टाइटनेस टेस्ट करना SCSR का वंस इन अ क्वार्टर बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। और वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, हम तो इतना ही लिख के रखे, जो बोल रहे उसको सुनो। लीक टाइटनेस टेस्ट ऑफ SCSR shall be done once in a quarter by a competent person, by the person authorized by the manager or superintendent of rescue station। तो यहाँ तो मैनेजर भी बोल दिया, वो रेस्क्यू स्टेशन का सुपरिटेंडेंट भी बोल दिया। क्या है, अरे माइंस के लिए मैनेजर ऑथराइज करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन, और रेस्क्यू स्टेशन के लिए रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट करेगा कि भैया ये आपका ड्यूटी है कि हर 3 महीना में इसका लीकेज तो नहीं है, उसका लीक टाइटनेस टेस्ट कर लेना है वंस इन अ क्वार्टर। ठीक है, हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो बाबू, वाटर डेंजर प्लान एक प्रकार से अंडरग्राउंड प्लान है। ठीक है, इसके ऊपर भी कंट्रोल लाइन शो करना होता है, हम कभी बताए होंगे। 6 प्लान पर कंट्रोल लाइन दिखाना होता है, उसमें से एक ये भी है। वाटर डेंजर प्लान को हम बताए हैं प्लेलिस्ट में। अभी हम सिर्फ ये 4 गो बात को यहाँ पर वाटर डेंजर प्लान का लेंगे, फिर नीचे बाकी दूसरा चीज होगा। ये 4 ही बात जो कि आपको एग्जाम में ACCL में आ सकता है, आएगा ये नहीं बोलो, आ सकता है, वो लीजिए। क्या दिखाते हैं वाटर डेंजर प्लान में? वाटर डेंजर प्लान shall show what all water bodies on surface or below ground existing up to 200 meter of the boundary of the mine। अब यहाँ पर जो वाटर बॉडीज का कई बार हम बताए, नदी, नाला, झील, तालाब, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, नाला, रिवर, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, वही वाले को बोल रहे वाटर बॉडी। तो ये कौन सा वाटर बॉडीज दिखाना है वाटर डेंजर प्लान पे? ऑन सरफेस आर बिलो ग्राउंड, सरफेस पर भी कोई पानी का स्रोत है उसको दिखाना है,
पहली बात, वाटर डेंजर प्लान का उद्देश्य क्या? वाटर डेंजर प्लान बनाने का उद्देश्य यह है कि माइन को इनंडेशन से बचाया जाए, चांस नाला न बनने दिया जाए। तो सरफेस के क्या क्या पानी के स्रोत है जो कि माइन में जा सकता है, बिलो ग्राउंड में क्या क्या पानी के स्रोत है, वाटर सोर्सेस है, उसको दिखाना होता है वाटर डेंजर प्लान में। यही तो लिखा है, देखिए कुछ अलग बात लिखा क्या है, वाटर डेंजर प्लान शैल शो ऑल वाटर बॉडीज ऑन सरफेस, सरफेस पर भी, आर बिलो ग्राउंड एग्जिस्टिंग अप टू, कहां तक है ये वाटर बॉडीज, चाहे सरफेस पे हो चाहे बिलो ग्राउंड में हो, एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन, जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के 200 मीटर में जो भी आपका है वाटर बॉडीज, उसको दिखाना है। एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर, एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन। ठीक है, एक बात हो गया। सरफेस वाटर बॉडीज, जिस सरफेस वाटर बॉडीज क्या होता है, नदी नाला झील तालाब, यही ना होता है। तो उन वो सब ना लिख के मैं यहां लिख दूं सरफेस वाटर बॉडीज, वाटरलॉग्ड ओपन कास्ट वर्किंग, तो ये दोनों बात कहां का हो गया, सरफेस से का हुआ। एंड ऑल्सो द आउटलाइन ऑफ ऑल वाटरलॉग्ड वर्किंग्स, ये सब खतरा न है इनंडेशन के लिए। जितने भी नदी नाला झील तालाब है, वाटरलॉग्ड ओपन कास्ट वर्किंग है, बगले में मेरा माइन चला तो खतरनाक होगा। और अंडरग्राउंड में भी जो वाटरलॉग्ड वर्किंग्स है उसको लाइंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स, कोई भी वर्किंग के जगह से 60 मीटर के अंदर यदि कोई वाटरलॉग्ड वर्किंग है अंडरग्राउंड में, या ऊपर में कोई वाटरलॉग्ड ओपन कास्ट वर्किंग है सरफेस पर, या सरफेस पे कोई भी वाटर का सोर्स है, उसको वाटर डेंजर प्लान में दिखाना होगा। ठीक है, एवरी रिजर्वायर डैम आइदर अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड, जितने भी पानी रोकने के लिए डैम या रिजर्वायर बनाए हैं या तो सरफेस पर या बिलो ग्राउंड, उसको भी वाटर डेंजर प्लान में दिखाना है। और एचएफएल को भी दिखाना है, और एचएफएल मतलब द हाईएस्ट फ्लड लेवल को भी दिखाना है। साथ में इनके अलावा अंडरग्राउंड प्लान के जितने भी चीजें होती है वर्किंग्स दिखाना होगा, स्ट्रीम का क्या डायरेक्शन है, स्ट्राटा का क्या इंक्लिनेशन है, डाइक फोल्ड फॉल्ट, सब दिखाना होगा जो अंडरग्राउंड प्लान में दिखाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा याद रखिएगा, एक ये डाटा याद रखिएगा कि ये एग्जिस्टिंग जितने भी वाटर बॉडीज है, चाहे वो सरफेस पर हो चाहे अंडरग्राउंड में, एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन, वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे। और सरफेस पर या अंडरग्राउंड में जितने भी पानी से भरी हुई जगह जो कि किसी भी वर्किंग से 60 मीटर के अंदर है, उसको दिखाना होता है। रिजर्वायर वाटर डैम चाहे सरफेस पर बनाया चाहे अंडरग्राउंड बनाया, उसको दिखाना होता है। एचएफएल दिखाना होता है। ठीक है, अब ये रिजर्वायर और वाटर डैम से याद आ गया, रेगुलेशन 152 बताएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर डैम एटसेट्रा। तो यदि आपको रिजर्वायर या डैम बनाना है तो रेगुलेशन 152 बोलता है, ओनर एजेंट और मैनेजर shall give notice not less than 14 days before of such intention to the रीजनल इंस्पेक्टर माइंस। यदि आप डैम या रिजर्वायर अंडरग्राउंड में बनाना चाहते हैं तो आप जो है नॉट लेस देन 14 डेज का एक नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एएमपी के ऊपर 2-3 बात लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। एएमपी कौन सबमिट करता है? एमपी विल बी सबमिटेड बाय ओनर ऑफ द माइन। एमपी ओनर सबमिट करता है, किसको करता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को करता है। इस एएमपी में रहता क्या है? अबेंडेंट माइन प्लान। एएमपी मतलब अबेंडेंट माइन प्लान। कौन सबमिट करता है? ओनर। किसको करता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। क्या रहता है इसमें? 2 ट्रू कॉपीज ऑफ प्लान एंड सेक्शंस। क्या रहता है? 2 ट्रू कॉपी सत्यापित प्रतिलिपियां। काहे की प्लान एंड सेक्शन काहे का लिखो, कौन कौन से प्लान रहेंगे? 5 प्लान के नाम बताए होंगे कई बार, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, सेक्शन, उसके बाद आपका ज्वाइंट सर्वे प्लान, और वाटर डेंजर प्लान। ये जो भी वाटर डेंजर प्लान की बात कर रहे थे, ये 5 प्लान की 2 ट्रू कॉपीज एंड प्लान की
और सेक्शन की हम क्या करेंगे, अबेंडेंट जब माइंस को करेंगे तो या डिसकंटिन्यू करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास ओनर सबमिट करेंगे। ठीक है, कब कब करेंगे, विद इन 30 days ऑफ अबेंडनमेंट आर क्लोजर एंड विद इन 90 days आफ्टर द डिसकंटिन्यूस। विद इन 30 days आफ्टर द अबेंडनमेंट आर क्लोजर, क्लोजर या अबेंडनमेंट के 30 दिन के अंदर और डिसकंटिन्यूस करने के बाद 90 दिन के अंदर में एएमपी सबमिट करना होता है। ठीक है, लेकिन ओनर ही करना, तो इसको जमा किसको करना है, ओनर जमा करेगा। अब ओनर ही बदल गया और ये जो 30 दिन और 90 दिन वाला पीरियड इलेप्स नहीं हुआ है, तो तत्काल जो है आपको क्या करना है, सबमिट कर देना। ओनर चेंज हो गया, कुछ मत याद रखना, ओनर चेंज हो गया तो आपको तत्काल एएमपी सबमिट करना है। ठीक है, लेकिन ये 30 और 90 दिन वाला समय नहीं बीता है तब, यदि नहीं बीता है तब ना, यदि बीत गया है और ओनर चेंज हो गया तो क्या करेंगे, तत्काल उसको पहले सबमिट करेगा ओनर, तब ओनरशिप चेंज होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन के बारे में बताया था, यहां बोला ना कि एएमपी में 5 प्लान भेजेंगे, 5 प्लान की 2 कॉपीज भेजेंगे, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, सेक्शन और ज्वाइंट सर्वे प्लान और वाटर डेंजर प्लान। ठीक है, क्योंकि वाटर से खतरा हो सकता है। ज्वाइंट सर्वे प्लान में वो बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर का यदि आपको वर्किंग आ जाता है, ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाते हैं, ऐसा बताए होंगे कभी, तो वो भी खतरा है। जब कभी वहां न्यू माइन खुलेगा या उसके अगल बगल खुलेगा तो अगल बगल की माइन को खतरा ना हो, इसके लिए 5 टाइप के प्लान डीजीएमएस अपने पास जमा करवा के रख लेता है। डीजीएमएस मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो सेक्शन कब बनाते हैं, यदि आपके सीम का एवरेज इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक है तो माइन का वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाने के लिए हम बता दे रहे सेक्शन का फिगर बना के, माइन का वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाने के लिए आपको सेक्शन बनाना होता है। कई बार आप लोग प्लान पे देखिएगा ऐसे सेक्शन रहते हैं, मान लो यहां दिखाया ये 3 मीटर और ये सेल है। एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां पर आपको दिखाया कोल 5 मीटर, मान लो एक एग्जांपल के लिए। उसके बाद यहां पर सैंडस्टोन है, ये है मान लो 10 मीटर। उसके बाद फिर कोल है, मल्टी सीम है, 2 मीटर का कोल है। फिर यहां पर आपका सैंडस्टोन है 6 मीटर का, ठीक है। फिर यहां पर कोल है 3 मीटर का। फिर यहां पर आपका सैंडस्टोन है, एक एग्जांपल के बोल रहा हूं, ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बोल रहा हूं। यहां पे 10 मीटर का। तो आपका ये वर्टिकल प्रोजेक्शन हो कि मेरा वर्किंग कैसे है, सेल है, फिर कोल है, सैंडस्टोन है, कोल है, ये मल्टी सिम के केस में हो गया, ठीक है। या मान लो मल्टी सिम ने क्या है तो नीचे ऊपर का दिखा देंगे, कोयला दिखा देंगे। ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द वर्किंग को दिखाना है। कब दिखाना है, यदि सीम इंक्लिनेशन जो एवरेज सीम इंक्लिनेशन जो है मोर देन 30 डिग्री। लेकिन ओपन कास्ट के केस में, ओपन कास्ट वर्किंग है आपका, ओपन कास्ट वर्किंग है तो 100 मीटर के इंटरवल पर, नॉट एक्सीडिंग होता है, नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर्स इंटरवल पर आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन इस टाइप का एक, मैं जहां खड़ा हूं यहां का, इसके बाद 100 मीटर दूर जाकर के फिर उस जगह का वर्टिकल प्रोजेक्शन ऐसा वाला, वही चीज को बोल रहा हूं। ओपन कास्ट वर्किंग में नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर्स इंटरवल पर वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाएंगे। और ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाएंगे ओपन कास्ट के केस में बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। इतना मोटा मोटी आप लोग देखिएगा, आप लोग को काम आएगा। ये सब चीज को बच्चा लोग छोड़ के जाता है, ठीक है। 2-3 चीज और लेते हैं फिर खत्म करते हैं। बाबू लास्ट मोमेंट के कुछ
चीजों को देख लीजिए, ऐसा नहीं कि इनको नहीं बताया, बताया सब है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड इन हॉलेज रोडवे इफ द लेंथ ऑफ द हॉलेज रोडवे और द हॉलेज रोड एक्सटेंड्स, ऐसा लिखा हुआ, मतलब कब आपको हॉलेज रोडवे में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। सिग्नलिंग का भी बताए थे, उसको भी चर्चा करेंगे। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कब प्रोवाइड करना है, यदि आपका माइन इंटरेस्ट मतलब एडिट शाफ्ट इंक्लाइन से हॉलेज रोड का लंबाई जो है वो कितना दूर तक फैला हो गया, उसका कितना लंबा हो गया, मोर देन 300 मीटर। कितना बेटा, मोर देन 300 मीटर, 300 मीटर नहीं बोल रहे। यदि माइन एंट्रेंस से हॉलेज रोड का लंबाई मोर देन 300 मीटर है तो आपको क्या प्रोवाइड करना है, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है। टब रिलेलर्स एट इंटरवल्स ऑफ, कई बार एग्जाम में आता है, बच्चा लोग गलती लिख के आता है, 250 लिख के आता है, 250 बताए थे। टब रिलेलर्स एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 250 मीटर इंटरवल, 250 मीटर से ज्यादा के इंटरवल पर नहीं रहेगा, ठीक है। नॉट मोर देन 250 मीटर इंटरवल। ये चढ़ता हुआ टब, ऐसा जो ग्रेडियंट पे ऊपर की तरफ उठ रहा वो टब, या सेट ऑफ ट्रेन ऑफ टब्स या सेट ऑफ टब्स के पीछे जो अटैचमेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं बैक स्टे और ड्रैग। क्या बोलते हैं, बैक स्टे और ड्रैग, DRAG ड्रैग। घिसटाते हुए चलता ना, ड्रैग करना मतलब घसीटाते हुए चलना, उसी को ध्यान में रख के अंग्रेजी के भाई लोगों ने वर्ड रख दिया हुआ। मेनहोल्स, मेनहोल्स का बहुत बढ़िया मैं प्रोविजन ऑफ मेनहोल्स करके वीडियो बनाया था, उसमें पूरा फिगर बना के 20 मिनट में समझाया था, यहाँ उतना समय नहीं है। मेनहोल्स काहे के लिए और कब है, कब देना है हॉलेज रोड में, व्हाइल हॉलेज इज इन मोशन एंड पर्सन्स आर अलाउड टू वर्क और पास फॉर रिफ्यूज, ऐसा लिखा होगा। यदि हॉलेज चल रहा है और आदमियों को हमने काम पर लगाया है या वहां से गुजरने का परमिशन दिया है, हॉलेज से आना जाना है, कि हॉलेज से आना जाना नहीं है, आना जाना ट्रेवलिंग रोडवे से, लेकिन आपका रेगुलेशन 99 बोलता है, क्या बोलता है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, तभी ट्रेवलिंग रोड छोड़ दे, अभी हम हॉलेज तक रहे। हॉलेज रोडों का एग्जामिनेशन करना है once in every 7 days by ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ऐसा लिखा है 99। तो वो जो सुपरविजन के लिए तो आपका CMR ने उसको परमिट किया, और हॉलेज भी चला तो उस समय वो गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, ओवरमैन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब ओवरमैन से ऊपर वाला। तो वो या जो फिटर है जो रेल लाइन में काम करते हैं वो तो वहां काम पे लगाएंगे ना, तो लोगों को काम पर वहां पर लगाने की अनुमति दी गई है, गुजरने की अनुमति दी गई है, जबकि हॉलेज चल रहा है। तो उसमें आश्रय शरण, मेनहोल में आश्रय शरण लेने के लिए मेनहोल बनाए जाते हैं। आश्रय को अंग्रेजी में बोलते हैं रेफ्यूज, अब लोग बोलते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी का बात तो है ही है, लेकिन क्या चीज के लिए, आश्रय ले लेगा तो सेफ्टी अपने आप मिल गया, मतलब फॉर रेफ्यूज, ठीक है। तो वो मेनहोल कितना कितना दूर में रखेंगे, अब बोल देगा बच्चा 10 मीटर 20 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर नहीं है, समझ आए ना, वो मत बोलना। मेनहोल नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल्स पर प्रोवाइड करेंगे, 10 मीटर और नॉट मोर देन 10 मीटर, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल पर मेनहोल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपके सीम का ग्रेडियंट, जो सीम का ग्रेडियंट होगा वही ना हॉलेज का ग्रेडियंट होगा, उसी हिसाब से आप मान लो हॉलेज रोड का ग्रेडियंट ही बोलो, सीम का छोड़ दी, हॉलेज रोड का ग्रेडियंट लेस देन 1/6 है, कितना है 1/6, यदि आपके हॉलेज रोड का ग्रेडियंट है 1/6 से कम क्या होता बेटा, 1/10, 1/12, 1/14, 1/30, 1/40, 1/50, ये 1/6 से कम हुआ, तो आपका ग्रेडियंट 1/6 से कम है, तो आपको मेनहोल नॉट मोर देन 20 मीटर, हम पहले बोल दिए 10 और 20 नहीं बोलना, नॉट मोर देन 20 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड करेंगे।
इसका डायमेंशन क्या होता है, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, 1.2 मीटर डेप्थ रहेगा। उसको जब हम साइड को काटेंगे तो 1.2 मीटर अंदर तक काट देंगे, तब ना आदमी उसमें जाकर घुसेगा। और चौड़ाई जो रहेगा नॉट लेस देन 0.75 मीटर एंड नॉट मोर देन 1 मीटर। ये सब के रीजन भी बताए, ऐसा कह रखते हैं। ठीक है, तो और कुछ चीजें लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, वो टेलीकम्युनिकेशन का बता रहे थे, तो बताते बताते हम सिग्नलिंग का भी बोले थे। तो सिग्नलिंग कब प्रोवाइड करते हैं, यदि हालेज रोड का लंबाई जो है मोर देन 30 मीटर है और वो जो सिग्नल वायर रहते हैं उसके ऊपर कितना वोल्टेज देंगे हम, उसमें कितना वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज नॉट मोर देन 30 वोल्ट, क्योंकि जो भी आपके इंट्रिंसिकली सेफ apparatus है उसमें वोल्टेज लिमिट नॉट मोर देन 30 वोल्ट बोलता है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये जो बात है क्लियर स्पेस where there are 2 or more tracks and also between the adjacent tracks where tubs are coupled or uncoupled, जहां पर टब को जोड़ा जाता है या खोला जाता है वहां पर 2 ट्रैक के बीच का क्लियर स्पेस कितना होगा, या 2 एडजेसेंट ट्रैक के बीच का क्लियर स्पेस कितना होगा, नॉट लेस देन 1 मीटर। कितना होगा, नॉट लेस देन 1 मीटर। और इसी में और है कि जहां पर टब को खोला या जोड़ा जाता है वहां पर बिटवीन टब्स एंड वन साइड ऑफ रोडवे में क्लियर स्पेस कितना रहेगा, नॉट लेस देन 1 मीटर। और ऐसे ही तो रोडवे कन्वेयर वाला में बताया था 97 में कि बेल्ट कन्वेयर और रोडवे के बीच का जो क्लियर स्पेस होगा, ट्रेवलिंग पासेज होगा, ट्रेवलिंग स्पेस होगा, वो नॉट लेस देन 1 मीटर। वही ना बात है कि बिटवीन टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे, टब जहां का खड़ा और साइड ऑफ द रोडवे के बीच 1 मीटर का स्पेस, 2 ट्रैक के बीच 1 मीटर, 2 एडजेसेंट ट्रैक के बीच क्लियर स्पेस नॉट लेस देन 1 मीटर। जहां पर ये कहां बात लागू होती है, जहां पर टब खोला या जोड़ा जाता है। अब फेंसिंग के ऊपर ले लो बेटा 2, एक रेगुलेशन 128 का सब रेगुलेशन 2 और एक रेगुलेशन 103 का सब रेगुलेशन 2। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, इसका हम फिगर से बता देते हैं आपको। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड, ये कोई एक आपका बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड विद इन 15 मीटर ऑफ, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग विद इन 15 मीटर ऑफ किसके है, विद इन 15 मीटर ऑफ हॉल रोड और हालेज रोड और ट्राम लाइन और रेल लाइन। ठीक है, ये बिल्डिंग जो है किसी भी हालेज रोड, हाल रोड, ट्राम लाइन, रेल लाइन के 15 मीटर के अंदर में है, तो ये बिल्डिंग और ये हालेज रोड के बीच आपको फेंसिंग प्रोवाइड करना होगा। इन दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करना होगा, फेंसिंग, ताकि ये वाला चीज से जो खतरा है वो इस बिल्डिंग पे ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, ऐसे ही है, यदि हमने ओपन कास्ट से काम किया और कोई एक्सकावेशन बन गया, खाली गड्ढा बन गया है, और वो जो है एक्सकावेशन विद इन 50 मीटर पब्लिक रोड बिल्डिंग्स, यदि कोई एक्सकावेशन है, ये ओपन कास्ट किया, ये गड्ढा बन गया, ये एक्सकावेशन है विद इन 15 मीटर आप किसके, ये दोनों में विद इन 15 मीटर, विद इन 15 मीटर ऑफ रोड, पब्लिक रोड को मैं सिर्फ रोड लिख दे रहा हूं, आर बिल्डिंग, ये कोई पब्लिक रोड है या बिल्डिंग है, उसके 15 मीटर के अंदर में ये वो एक्सकावेशन है। एक्सकावेशन कोई ना वर्किंग बोलते हैं, वर्किंग प्लेस नहीं, एक्सकावेशन है। तो इस एक्सकावेशन और ये रोड के बीच भी आपको क्या लगाना होगा, फेंसिंग लगा देना होगा। यहां पर भी आपको क्या लगा देना होगा, फेंसिंग लगा देना होगा। एक ये बात बोलता, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई एक्सकावेशन है रोड और बिल्डिंग यदि 15 मीटर के अंदर में तो फेंसिंग लगाना है। हालेज रोड, ट्राम लाइन, रेलवे लाइन
और उसके 15 मीटर के अंदर में यदि कोई बिल्डिंग है तो इनके बीच में आपको सब्सटेंशियली कंस्ट्रक्टेड फेंसिंग प्रोवाइड करना है। कोई दिक्कत है? अच्छा, तो आगे चलते हैं। एक रेगुलेशन बताए थे आप लोग को कई बार, कौन सा? आपका रेगुलेशन 108 स्पॉइल बैंक्स एंड डंप्स वाला, ठीक है। उसका सब बहुत कुछ बताए होंगे कि यदि मल्टी बेंच बनाना है तो क्या रूल रेगुलेशन है, वो सब अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 20 बार चैनल में बता दिया। एक उसका रेगुलेशन 108, रेगुलेशन 108 का सब रेगुलेशन 5 बताए होंगे। क्या था 108 के 5 में? क्या था? द टो ऑफ द स्पॉइल shall not extend to 100 मीटर। किसके 100 मीटर? लिख देता हूं, एक मिनट बाबू। देखो एक फिगर देखो, पहले इस फिगर को देखिए, इससे समझ आएगा। ये मल्टी बेंच आपका है, स्पॉइल बेंच मतलब डंप है ये, ठीक है। ये ऊपरी बेंच हो, उसके नीचे नीचे, और ये जो टोटल डंप हो उसका टो कौन सा हुआ? ये वाला। क्या हुआ? ये वाला टो हुआ, निचला हिस्सा। अब ये निचला हिस्सा को मतलब डंप को कहां तक आगे नहीं बढ़ाना आपको? नॉट एक्सीडिंग विद इन 100 मीटर ऑफ माइन ओपनिंग, रेलवे लाइन और पब्लिक रोड और बिल्डिंग। यदि कोई बिल्डिंग है या पब्लिक रोड है, रेलवे लाइन है, माइन ओपनिंग है, तो ये नहीं कि उसका एकदम जाके सटा दे आपको। ये जो स्ट्रक्चर्स है इनकी सेफ्टी के लिए बोलता कि ये जो भी स्ट्रक्चर बताए, माइन ओपनिंग है, रेलवे लाइन है, पब्लिक रोड है, बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, जो कि ओनर का नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, मतलब नॉट ऑफ द ओनर, तो आपको ये जो आपका टो है डंप का, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करना। कहने का मतलब हुआ, आपको ये वर्ड याद रखिएगा, द टो ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 100 मीटर ऑफ एनी माइन ओपनिंग, रेलवे लाइन, पब्लिक रोड, बिल्डिंग, नॉट ऑफ द ओनर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ओनर के नहीं है, तो आपको इस टो को, ये जो स्ट्रक्चर है इसके किसी भी पॉइंट के 100 मीटर के अंदर में एक्सटेंड नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। कहने मतलब कि 100 मीटर दूर रोक देना है आपको। नहीं तो कभी क्यों ऐसा करते? आप अनलोड कर रहे हैं डंपर, हो सकता बोल्डर जाके लुढ़क जाए रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, रेल में एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई के घर पे गिर जाएगा। इसीलिए बोलता कि 100 मीटर दूर रहिए। आप अपना डंप को, ये जितने भी स्ट्रक्चर बताए उसे 100 मीटर दूर रखिए। नॉट एक्सटेंडिंग टू एनी पॉइंट विद इन 100 मीटर ऑफ फलाना फलाना जो स्ट्रक्चर बोल रहे। दूसरी बात, कभी कभी डंप फेल भी करता है, कोलैप्स कर जाता है, फेल हो जाता है। तो यदि फेल भी करे तो ये जो स्ट्रक्चर बताए इनकी सेफ्टी बनी रहे, तो ये हमको लगता है इंपॉर्टेंट चीज है। और वो 15-15 मीटर वाला जो फेंसिंग देना है वो भी देख लेना, 103 का 2 और 128 का 2 दोनों बताया। आज जो बताए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य देखिएगा, ठीक है।